नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट वाइज पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि पारिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। टोटल इस प्रकार से देखिए, छोटे छोटे इस प्रकार से 48 छोटे वर्ग हैं और हमें जो टोटल एरिया निकालना है वो 48 आना चाहिए। कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, देखिए पहले तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि ये जो छोटे छोटे वर्ग हैं इसको हम लोग 48 इस प्रकार से लाइन से अरेंज कर दें। टोटल ये मान लीजिए 48 हो गया, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है क्योंकि ये वर्ग है। देखिए 1 गुणे 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 1 1 1 इसी प्रकार से 48 तक जाएगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। और यहाँ पर चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 1 हो गया, तो 48 गुणे 1 ये पहला आपका हो जाएगा, जिसका एरिया जो आएगा वो 48 के बराबर आएगा। ठीक है, पहले तरीके से आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे कि देखिए इस प्रकार से हम लोग दो करके और टोटल 24 लाइन में इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 24 हो जाएगी और चौड़ाई कितना होगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा, तो इसका मान भी तो 48 आएगा। तीसरा आप लोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको 3-3 के रूप में अरेंज कर दूं, देखिए 3-3 के रूप में, तो कितनी बार में जाएगा, ये 16 बार में टोटल जाएगा। तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 और गुणे 3, इसका मान भी तो 48 आएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग 4 को इस प्रकार से अरेंज करें तो टोटल कितने लंबाई बनेंगे, आप कहेंगे 12 बनेंगे। 12 गुणे 4, इसका मान भी तो 48 आएगा। और अगला क्या हो सकता है, अगर हम लोग ऊपर इस प्रकार से 6 को अरेंज करते चले तो टोटल लंबाई कितनी बनेगी, 8 बनेगी। 8 गुणे 6, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान भी 48 आएगा। तो टोटल कितने वे बने, देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है जिससे इनका जो परिणामिक क्षेत्रफल होगा वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि इस प्रकार से एक लाइन है जिसमें बच्चे इस प्रकार से खड़े हैं और मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर रूही खड़ी है, तो कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से यानी ऊपर से भी और नीचे से भी रूही का जो पोजीशन है वो कौन सा है, 19वां बताया गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल बच्चे इस पंक्ति में कितने खड़े हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि देखिए इसी बच्चे का दोनों तरफ से पोजीशन बताया गया है, तो दोनों तरफ से इसको जोड़ दीजिए। दोनों तरफ से पोजीशन कितना है, 19 है, और -1 कर दीजिए। अब ये -1 क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ऊपर से जब हम लोग रूही का पोजीशन निकाल रहे हैं तो रूही इसमें काउंट है, नीचे से जब हम लोग रूही का पोजीशन निकाल रहे हैं तो रूही इसमें भी काउंट है, यानी रूही जो एक लड़की है वो 2 बार काउंट हो चुकी। अब मान लीजिए इस पंक्ति में जितनी भी लड़के लड़कियां होंगे उसमें रूही को 2 बार हमने काउंट कर लिया, तो एक बार माइनस करना होगा तभी तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट आ सकता है। वहीं एक बार यहां पर माइनस किया गया है क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 19 दूनी 38, 38 में से 1 घटेगा तो इसका मान आएगा 37। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 सुबह से 15 मिनट पहले पहुंची, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच रही है, यानी कि अस्मिता कब पहुंची होगी, 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि 8:15 पर पहुंची होगी सुबह में। ठीक है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंच जाती है। अस्मिता आधा घंटा पहले पहुंच गई है अपने सहकर्मी से, यानी कि जो इसका कलीग है, इसका जो सहकर्मी होगा वो अस्मिता से आधा घंटा लेट पहुंचेगा। 8:15 पर अस्मिता पहुंची है तो आधा घंटा लेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8:45 पर ये उसका कलीग पहुंचा है, यानी सहकर्मी पहुंचा है। अब कहा यह जा रहा है कि जो उसका सहकर्मी है गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचा, गोष्ठी जब स्टार्ट हो गया था उससे 40 मिनट की देरी से पहुंचा, तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा। ये देखिए ये 40 मिनट पहले ही लेट है, यानी कि 40 मिनट इसमें से अगर हम लोग घटा दें तो गोष्ठी कब आरंभ हुआ था उसका समय हमें पता चल जाएगा। तो 8:45 से 40 मिनट घटाएंगे तो 8:05 आएगा सुबह का। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यानी 50 से संख्या अधिक है। ठीक है, अभी तक चारों विकल्पों को देखिए, 50 से सभी अधिक है, तो अभी तक के हिसाब से सभी सही हैं। आगे देखिए, यह 6 दहाई से अधिक है, यानी कि 60 से अधिक होगा। 60 से अधिक होगा तो देखिए ये 60 से कम है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। और कहा जा रहा है कि 8 दहाई से कम है। 8 दहाई का मतलब 80 हो गया, यानी 80 से कम होना चाहिए। ये देखिए 80 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़िए, इसके अंकों का योग 9 है। तो देखिए 7 और 2 करेंगे तो 9 आएगा, 6 और 3 करेंगे तो 9 आएगा, यानी अभी तक ये दो विकल्प सही चल रहे हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो ये देखिए 2 का दुगना क्या 7 होगा? नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। 3 का दुगना 6 होता है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री की वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। यहाँ पर देखिए स्टेशनरी के विभिन्न सामानों का रेट दिया गया है। आगे हमसे ये पूछा जा रहा है, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा। देखिए क्रेयॉन के एक पैकेट का दाम कितना है? 15 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 रुपये 50 पैसे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 रुपया 50 पैसे क्रेयॉन का रेट हो गया। उसके बाद से 2 पैकेट पेंसिल खरीदा है। एक पैकेट का दाम 14 रुपये है, तो 2 पैकेट का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 28 रुपया हो जाएगा। उसके बाद से देखिए एक पैकेट स्केच पेन खरीदा है। स्केच पेन का एक पैकेट का दाम कितना है? 22.5 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर 22.5 रुपया मैं और लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से देखिए एक कैंची खरीदा है। एक कैंची का रेट कितना है? आप कहेंगे 17 रुपया, तो मैं यहाँ पर 17 रुपया और जोड़ देता हूँ। उसके बाद से चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदी हैं। चमकीले कागज की 5 सीटें, देखिए एक सीट का दाम यहाँ पर 2.5 रुपया है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5 रुपया। उसके बाद से देखिए और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हैं। एक पैकेट सजावटी स्टिकर का दाम कितना है? आप कहेंगे 5 रुपया, तो 5 रुपया मैं और जोड़ देता हूँ। अब सबको जोड़िए, देखिए 1 0 0 0 0 0, ये 0 हो जाएगा। 5 5 5 10 10 5 15 के 15 के 5 हाथ में 1, देखिए 5 1 6 6 8 14 14 2 16 16 और 7 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 2 25 25 और 5 30 का 0 हाथ में 3 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10, यानी 100 रुपया 50 पैसा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 100 रुपया 50 पैसा, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को रात के 11:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? ध्यान से समझिएगा। 30 मई से ये गाड़ी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। 30 मई के बाद 31 मई आया होगा और उसके बाद से 1 जून आया होगा। 30 मई को रात के 11:40 पे, ठीक है, तो 11:40 पे रात के, और 31 मई को 11:40 रात तक कितना घंटा गैप हो जाएगा? आप कहेंगे 24 घंटा टोटल गैप हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 11:40 तक का समय हो चुका है 31 मई को। अगर इसमें मैं 20 मिनट और जोड़ दूँ, इसमें 20 मिनट और जोड़ दूँ, तो प्लस 20 मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये रात के 12 बज जाएगा। रात के 12 बज जाएगा और वो पहुँचा कब था? सुबह के 5:15 पे। तो 12 बजे से 1 तारीख के सुबह के 5:15 पर, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट यहाँ बचा है, प्लस 20 मिनट यहाँ बचा है, प्लस 24 घंटा यहाँ बचा है। तो ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा ये और प्लस 5 घंटा और 35 मिनट, टोटल सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा 29 घंटा और 35 मिनट। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए 29 घंटा और 35 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ठीक है, 100वें यानी कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीसरे नंबर का जो अंक है वो क्या बोला जा रहा है? 10,000वें स्थान का 3/4 है। सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि तीसरे नंबर का जो अंक है दाहिने से, वो 5वें नंबर के अंक का कहा जा रहा है कि 3/4 है। ठीक है, तो देखिए 8 का 6 3/4 होगा क्या? 3/4 करेंगे तो 4 दूनी 8, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन। ये हो सकता है क्या? 3/4, देखिए 4 का 3/4 करेंगे तो ये 3 केवल आएगा, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है क्या? देखिए 8 का 3/4 करेंगे तो ये 6 आएगा, जबकि यहाँ पर 4 दिया गया, तो ये हमारा नहीं होगा। ये देखिए 4 का 3/4 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, 4 गुणे 3/4 करेंगे तो क्या 3 ही तो आएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अभी तक हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। और
10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। ठीक है, केवल ऊपर वाले दो बचे हैं, तो बाकी को मैं डिलीट कर रहा हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। यही दो केवल बचे हुए थे। 10वें स्थान का अंक कौन सा है, यही तो है। कहा जा रहा है कि 100वें स्थान के अंक का 2/3, यानी कि 6 गुणे 2/3 करेंगे तो 4 आएगा, यानी ये अभी तक फुलफिल कर रहा है। और ये देखिए 3 गुणे 2/3 करेंगे तो इसका मान भी 2 आएगा, यानी ये भी अभी तक फुलफिल कर रहा है। आगे देखिए 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होता है 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और उसका वर्ग बोला जा रहा है। तो देखिए ये तो वर्ग है नहीं, क्योंकि ये 2 दिया गया था, ये 4 दिया गया है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था 17,863 पाने के लिए दिए गए 3 अंकों के योग में से क्या घटाना पड़ेगा। यानी कि देखिए हमें यह बोला जा रहा है कि इन तीनों को जोड़ दीजिए, और चारों विकल्पों में से इन तीनों को जोड़ने के बाद से क्या घटा दिया जाए कि उसका मान ये आ जाए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। यानी सिंपली तौर पर हम लोग इतने को जोड़ दिया जाए और उसमें से ये घटा दिया जाए, जो घटाना होगा वो हमारा विकल्प में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। देखिए 8 8 16 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, ये देखिए 2 8 10 10 का 0 हाथ में 1 8 1 9 9 9 हो गया, और 8 16 8 त्रिक 24 24। अब इसको घटा दीजिए 17,863, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर बचा 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर बचा 8 8 में से 8 0, और उसके बाद से देखिए यहाँ पर बचेगा 24 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि 7,041। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भर करके छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया है। मग की धारिता क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। हमें पूरे बाल्टी का धारिता दिया गया है 16 लीटर, और मग से 50 बार यहाँ पर पानी निकाला गया है। ठीक है, 50 बार पानी निकाला गया है, यानी कि मग की धारिता क्या हो जाएगी। आप कहेंगे कि 16 लीटर, और इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे, तो यानी 16,000 हो गया, और बटे मग में कितना उसकी धारिता है, यानी कितना पानी आ सकता है। उस चूंकि 50 बार उससे निकाला गया था, तो 50 से मैं डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, और ये 0, 320 ml। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये का पेमेंट किया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। टोटल उसके द्वारा जितना किराया पेमेंट किया गया है, उसके आधार पर हमें बताना है कि उसके घर और रेलवे स्टेशन के बीच में दूरी कितनी थी। पहले कंडीशन क्या दिया गया, पहले 2 किलोमीटर के लिए उसको 50 रुपया चार्ज किया गया। तो यहाँ पर 50 रुपया जब चार्ज किया गया तो वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी थी, 2 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है, और टोटल पेमेंट उसके द्वारा कितना किया गया, 258 रुपया। 258 रुपया में से 50 रुपया मैं घटा देता हूँ, क्योंकि 2 किलोमीटर इसका हो चुका है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 208 रुपया आ जाएगा। 208 रुपया। अब देखिए यहां पर 208 रुपया अभी शेष बचा हुआ है उसके पास। ठीक है, और 208 में 16 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो ट्रेवल की है। तो 16 से जब इसको हम लोग भाग देंगे तो देखिए 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 32 38 48, 13 किलोमीटर 208 रुपया में 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चली जाएगी। तो 13 किलोमीटर ये और प्लस 2 किलोमीटर ये वाला, टोटल मिलाकर के कितना हो गया, आप कहेंगे 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती है। ठीक है, हमसे यह कहा जा रहा है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला कथन दिया गया है भाषाओं को छोड़ करके मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषा को छोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि अंग्रेजी भाषा यहाँ पर है और हिंदी भाषा है, यही तो 2 भाषा है। कहा यह जा रहा है कि भाषाओं को छोड़ करके मारिया, यानी कि ये मारिया जो है वो शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक पाई है। तो देखिए
इन दोनों को छोड़ने के लिए बोल रहा है और बाकी में कहा जा रहा है कि मारिया शहनाज से अधिक अंक पाई है। तो देखिए ये तो अधिक अंक पाई है तो ये तो ठीक है, लेकिन ये देखिए 65 जो है वो 77 से कम है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए एक यहां पर अधिक अंक प्राप्त किए हैं, एक यहां पर अधिक अंक प्राप्त किए हैं और एक यहां, 2 नहीं बल्कि 3 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, यानी कि शुरुआत के 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरा देखिए, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। गणित और विज्ञान की बात की जा रही है, गणित यहां पर है और विज्ञान यहां पर है। पहले शहनाज की बात की जा रही है, शहनाज का देखिए 78 है और इसमें विज्ञान में 82 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 7 8 15 और 1 16, टोटल 160 नंबर है किसका, शहनाज का। और मारिया का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, गणित में 88 और इसमें 90 90 90 180 और 180 में से 2 घटा देंगे तो 178 नंबर इसका है। कहा किया गया है कि शहनाज के इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक अंक से अधिक है, शहनाज का अधिक बताया जा रहा है, जबकि शहनाज का 160 ही है और मारिया का 178 है, तो ये उल्टा हो गया, गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, चौथा नंबर। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अब कुल प्राप्तांक की बात की जा रही है, अब चूंकि 3 विकल्प गलत हो गए तो जाहिर सी बात है यहीं सही होगा, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक की बात की जा रही है, तो देखिए 4 8 12 12 5 17 17 3 20 20 का 0 हाथ में 2, 7 2 9 9 8 17 17 6 23 23 7 30 30 9 39 390 इसका आ रहा है। इसका देखिए 1 8 9 9 7 16 16 2 18 18 2 20 का 0 हाथ में 2, 10 7 17 7 24 7 31 और 8 39 390 इसका भी आ रहा है। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय कहने का मतलब कि देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा डिजायरेबल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। यहां पर देखिए निर्धारित कदम बताया जा रहा है, यानी एक ही विधि का अनुकरण करते हुए बार बार बच्चे को उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इससे बच्चे क्रिएटिव नहीं बनेंगे। अब एक प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, 10-12 तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उस बच्चे को कहीं ना कहीं बाउंड कर दिया कि आप इसी निर्धारित विधि से सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चे किसी का अनुकरण करके नहीं सीखते हैं, बल्कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जहां पर अनुकरण दिख जाए या फिर निर्धारित कदम एक ही देखिए प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स को फॉलो करने के लिए दे दे तो वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। इसलिए निगेटिव है कि देखिए आज जितनी भी हायर क्लासेज की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि IIM हो गया, IIT हो गया, वो ओपन टेस्ट के लिए, ओपन बुक टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे को केवल कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बताई जा सकती। जिस प्रकार से सीटेट के पेपर में आपसे कंटेंट से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग पर, रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से ओपन बुक सिस्टम में भी रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को सोचने पर मजबूर किया जाता है। वो अगर किताब भी उसको दे दिया जाए और अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो वो प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ओपन बुक टेस्ट जो होता है, ओपन बुक एग्जाम जो होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और ज्यादा बढ़ावा देती है, इसलिए पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि ये इससे बचने की बात कर रहा है, यानी इग्नोर करने की बात कर रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए पहला विकल्प देखिए, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होगा, तो आप कहेंगे कि 1 + 7 का भी मान 8 होगा। आप कहेंगे कि 2 +
6 का भी मान 8 होगा, 3 + 5 का भी मान 8 होगा। इसके अलावा भिन्नों का योग भी 8 हो सकता है। इसके अलावा दशमलव में भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 7.1 + 0.9, इसका भी मान 8 होगा। ऐसे अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे प्रश्न जिसके एक से ज़्यादा उत्तर संभव है उसे हम लोग मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जो होता है वो बच्चे को क्रिएटिव बनाता है एक से ज़्यादा विधियों को, अल्टरनेट विधियों को खोजने में। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि उससे बचना चाहिए, यानी इग्नोर करना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि इंटरकनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक दूसरे से जो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने बच्चे को बताया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न मैं बच्चे को बता रहा हूं कि मान लीजिए ये 60 अंश का है, ये मान लीजिए कि 70 अंश का है। तो अगर मैं ये पूछूं कि क्या है, अगर बच्चा इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा। यानी एक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद से दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज कर पाना, इसी को बोलते हैं अंतर्दर्शी समझ। यानी कि उस कॉन्सेप्ट का यूज कर पा रहा है प्रश्नों को सॉल्व करने के सेंस में। ठीक है, तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित की कक्षा में एक अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किए। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखिए परिमाप दिया गया है और एक भुजा दी गई है। ठीक है, तो इससे उसकी दूसरी भुजा निकाली जा सकती है और उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। यानी इसका केवल एक ही उत्तर संभव है। तो जिस भी प्रश्न का केवल एक उत्तर संभव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड प्रश्न बोलते हैं, या फिर बंद सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। तो ऐसे अनंत संख्याएं हो सकती हैं, ऐसे अनंत संख्या हो सकती हैं जिसका मीडियन जो है वो 4 होगा। ठीक है, तो ये खुले सिरे वाला प्रश्न है। कैसे प्रश्न है, खुले सिरे वाले, यानी ओपन एंडेड वाले प्रश्न है। तीसरा देखिए, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो 0 से 8 के मध्य कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है, आप कहेंगे 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद से 5 होगा, उसके बाद से 7 होगा, यही तो होगा। तो ये तो फिक्स है ना कि उत्तर इसका इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बंद सिरे वाला प्रश्न माना जाएगा। अगला देखिए, आयतों के बारे में आप को जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो यहां पर देखिए प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस कर रहा होगा, यानी प्रत्येक बच्चे के उत्तर अलग अलग आने की संभावनाएं हैं, यानी एक से ज्यादा उत्तर आने की संभावना है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, खुले सिरे वाला प्रश्न बोलेंगे। यानी कि बी और डी खुले सिरे वाला प्रश्न है और ए और सी बंद सिरे वाला प्रश्न है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ए और सी बंद और बी और डी जो है खुले सिरे वाला। चलिए, पहला विकल्प दिया गया है ए और बी बंद सिरे के प्रश्न है, ए और बी बंद सिरे के प्रश्न, जबकि बी क्या था, खुले सिरे वाला प्रश्न था, तो ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, ए बी सी बंद सिरे वाला, जबकि बी वाला जो था वो खुले सिरे वाला था, तो ये गलत हो गया। सी देखिए, ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी डी मुक्त सिरे वाला। यहां पर देखिए सी जो था वो बंद सिरे वाला प्रश्न था, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। पहला विकल्प दिया गया प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी इनहैंस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक। तो देखिए जितना ज़्यादा बच्चे को फीडबैक दिया जाएगा वो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा, या फिर टीचर को भी जितना फीडबैक मिलेगा वो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उस फीडबैक का उपयोग करते हुए और सुधार कर सकता है। मान लीजिए बच्चे को एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे मुझे फीडबैक देंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैं अपने शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव करूंगा, दूसरी विधि का उपयोग करूंगा। मुझे ये कम से कम फीडबैक के तौर पर पता चलेगा कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा है इस विधि से, तो मैं दूसरी विधि को अपनाऊंगा। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रभावशाली है गणित को और ज़्यादा प्रभावी करने के सेंस में, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। अभी जैसे मैं बच्चों का मूल्यांकन कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं, तो बच्चे के द्वारा मूल्यांकन में उनका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से मैं एक रिजल्ट पर पहुंच पाऊंगा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि ज़्यादा कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं, 50 में से 40 बच्चे अगर उस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। यानी कि जो मेरी विधि है
पढ़ाने की वो गलत हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को अधिकतर बच्चों को प्रश्न या फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। वहीं बोला जा रहा है कि मूल्यांकन के परिणाम के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन, यानी कि अब जब मुझे पता चल गया कि अधिकतर बच्चों को नहीं समझ में आया है तो मैं कहीं ना कहीं अपने शिक्षण में परिवर्तन करूंगा। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। बिल्कुल सही बात है। कहा क्या जा रहा है, नोइंग वे इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स। यहां पर बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो असेसमेंट के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये भी कहीं ना कहीं जो गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बना सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, देखिए छात्रों के गणित उत्तरों को पूरे हल देना। अब यहां पर कहा क्या जा रहा है कि प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर, यानी कि बच्चा अगर कुछ गलती कर रहा है, गलत जवाब दे रहा है, तो उसका एज ए टीचर हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देने की बात कर रहे हैं। तो इससे बच्चा कहाँ कुछ सीखा। अगर बच्चे ने कुछ गलती की तो वो गलती को एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पहले बच्चे को ये एहसास हो कि वो गलती है क्या। अगर मैं उसको केवल, जैसे आप लोग प्राइमरी के स्कूल में बच्चों के कॉपी में देखते होंगे, मान लीजिए बच्चा यहाँ पर कुछ लिखा तो टीचर इसको काट करके केवल रेड पेन से गोला करके और ऊपर सही वहाँ पर लिख देता है। तो क्या ये सही प्रोसेस है? नहीं। इससे बच्चे को कहाँ पता चला कि मैंने क्या गलती किया था। बच्चे के संज्ञान में पहले लाना होगा कि बेटा आपने ये गलती किया है। उसको समझ कैसे आएगा? जब उसको कॉन्सेप्ट सही बताया जाएगा तब उसे लगेगा कि नहीं नहीं, कॉपी में तो मैंने गलत लिखा था। और अगर मैं बिना कॉन्सेप्ट को बताए बच्चे को केवल सही सोल्यूशन बता दूंगा तो इससे बच्चा अपनी गलती नहीं समझ पाएगा और वो भविष्य में बार बार उस गलती को दोहराएगा। तो चूंकि यहां पर ये अगर उसका केवल सॉल्यूशन दे दिया जाए तो बच्चा के भविष्य में उस गलती को दोहराने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए ये कम प्रभावशाली होगा। और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में, और प्रश्न भी हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण में है? ध्यान से समझिएगा। यहां पर कहा क्या जा रहा है कि जो वर्ग होता है, मान लीजिए कि वर्ग इस प्रकार से है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये एक समचतुर्भुज है। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये भी तो एक वर्ग ही के तौर पर होगा जो कि समचतुर्भुज होता है। और साथ ही साथ आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अगर आयत की लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाए तो आयत भी एक वर्ग बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रिलेशन यानी संबंध जो है वो फाइंड कर पा रहा है बच्चा। तभी तो आयत को वो कह रहा है कि अगर लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगी तो ये वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित कर पा रहा है बच्चा। तो ये किस चरण में होगा? ये होगा स्तर 2, जिसे हम लोग संबंध चरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, स्तर 0 जिसे पहचानने में क्या होता है कि बच्चा आकृतियों को देख करके पहचान पाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बच्चे को ये बताऊं कि बेटा ये क्या है, तो वो बोलेगा त्रिभुज है। अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है, इसे भी त्रिभुज बोलेगा। और अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है तो इसे भी त्रिभुज बोलेगा। जबकि तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। ये सामान्य त्रिभुज है, ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है, और ये इसकी 2 भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन बच्चा आकृति को केवल देख रहा है कि इसमें 3 भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज है। इसी प्रकार से अगर बच्चे को बोला जाएगा कि ये मान लीजिए ये क्या है, तो वो बोलेगा ये चतुर्भुज है। अगर बच्चे को आप ये पूछेंगे तो ये भी चतुर्भुज बोलेगा, ये पूछेंगे तो ये भी चतुर्भुज बोलेगा, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। तो जो स्तर 0 होता है जिसमें पहचानना, उसमें बच्चा जो होता है वो केवल आकृतियों को देख करके कि कितनी भुजाएं हैं उसके आधार पर उसका निर्धारण करता है। और स्तर 1 विश्लेषण में क्या होता है कि बच्चा आकृतियों के प्रॉपर्टीज के आधार पर निर्धारण कर पाता है। अब बच्चा जब स्तर 1 में जाएगा तो कम से कम उसे पता चल जाएगा कि केवल 4 भुजाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आमने सामने की भुजा समानांतर है और बराबर है तो ये आयत बोला जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ये वर्ग बोला जाएगा। इस प्रकार से अब बच्चा कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर पाता है स्तर 1 में, ठीक है। और स्तर 2 में तो आप समझ ही गए, मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है, बच्चा एक ज्यामिति से दूसरी ज्यामिति में कहीं ना कहीं इंटर कनेक्शन ढूंढ पाता है, संबंध ढूंढ पाता है। जैसे कि अगर आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के बराबर हो जाए तो ये वर्ग बन जाएगा। यही चीज तो यहां पर दिया था। तो ये संबंध वाले में होता है। और निगमन में क्या होता है कि बच्चा अपने स्तर पर स्वयं सिद्ध नियम खोज पाता है, ठीक है। तो ये चारों चरण मैंने आपको बता दिया। प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में
3 जोड़ दिया जाए तो 8 मिलेगा। देखिए 5 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर जो हमें संख्या मिले ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये इसे हम लोग बोलते हैं संवरक गुण, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पर देखिए प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो विकल्प भी निगेटिव वाला ही उत्तर होगा, ठीक है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। गणित ज्ञान के यहां पर देखिए सृजन की बात हो रही है। गणित ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर गणित पूरी तरीके से तार्किक होता है, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान को सृजित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। कई नमूनों यानी कि यहाँ पर सैंपल्स को दिखाने की बात की जा रही है, उसका अवलोकन करने और उसके बाद से सामान्यीकरण, यानी कि बच्चे को पहले उदाहरण दिखाया जा रहा है मूर्त अवस्था में। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को काउंटिंग सिखानी है, तो बच्चे को यहाँ पर मूर्त अवस्था में कुछ दिया जा रहा है। मान लीजिए 5 गिनाना है, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दिया जा रहा है। इसी प्रकार से 5 कुछ और वस्तुएं दी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 संख्या को सिखाने के लिए यहाँ पर बच्चे को अलग अलग नमूने दिए गए, ये सैंपल्स ही तो हैं, और उसका अवलोकन करके बच्चा एक सामान्य किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर बोलते हैं, या फिर आगमनात्मक विधि बोलते हैं, जिसमें बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है तब उसको कहीं ना कहीं नियम तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को चूंकि प्राइमरी स्तर का बच्चा है तो मूर्त अवस्था में देख करके ही सीखेगा। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? एनसीएफ 2005 बच्चों के जीवन से उसके गणित को जोड़ने की बात करता है। अब जीवन से कैसे जोड़ा जा सकता है? बच्चा कभी ना कभी दुकान पर जाकर के टॉफी खरीदा होगा, जब वो 6 साल का होगा तब प्राइमरी में आएगा। 6 साल से पहले वो कभी ना कभी दुकान पर गया होगा, या फिर उसको उसके दैनिक जीवन से इस प्रकार भी जोड़ा जा सकता है कि बेटा आपको कल मम्मी ने खाने में 1 रोटी दिया, उसके बाद से 1 और रोटी आपको दिया, तो टोटल आपने कुल कितनी रोटी खाई। तो बच्चा अपने जीवन से इसको जोड़ करके समझ पाएगा कि हाँ मैंने पहले 1 रोटी खाई, उसके बाद 1 और रोटी खाई, तो टोटल मैंने 2 रोटियां खाई। वहीं बोला जा रहा है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब बच्चे को यह भी बताया जा सकता है कि बेटा आप दुकान पर गए, आपने 5 टॉफी ली, प्रत्येक टॉफी का दाम 1 रुपया है, आपने 10 रुपये दिए, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहां पर बच्चे को जोड़ की संख्या भी सिखाई जा रही है, माइनस की संख्या, सब कुछ कहीं ना कहीं उस बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके बताया जा सकता है। यानी ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। संदर्भ यानी कि उसके जीवन से जो रिफरेंस लेने की बात की जा रही है, कह रहा है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है। जबकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को गणित उसके जीवन से जोड़ करके बताना है, और ये विकल्प उसका उल्टा बोला जा रहा है, इसलिए निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर पर संख्या बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, यानी कि कहा जा रहा है कि पहले 1 लिखना सिखाना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को उसके क्रम में ही लिखना सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बच्चे को एक अल्टरनेट करके भी संख्याएं सिखाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को डायरेक्टली इस प्रकार से क्रम में ही सिखाना है, जिस प्रकार से बच्चा कंफर्टेबल हो उस तरीके से उसको सिखाना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको क्रम में ही सिखाना है। तो ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणना से पहले संख्याओं के संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? यहां पर कहा जा रहा है कि संख्यांक क्या होते हैं, जैसे कि एक संख्या को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसी को संख्यांक बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि लिखना सिखाना चाहिए बच्चों को गणना करने से पहले। अब मान लीजिए बच्चे मूर्त अवस्था में अपने दैनिक जीवन में सभी चीजों को देखते हैं, बच्चा अभी विद्यालय भी नहीं जाता तब भी गणना करना सीख जाता है। कि अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि बच्चे आपके हाथ में टोटल कितनी उंगलियां हैं, तो वो काउंट करके बता देगा कि 5 उंगलियां हैं। तो क्या उसको पहले लिखना सिखाया जाए तब उसको गणना करना सिखाया जाएगा? नहीं, बल्कि विद्यालय जाने से पहले वो गणना के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख जाता है। तो हम उसके लिखने का वेट थोड़ी करेंगे कि लिखना सीखेगा उसके बाद गणना सिखाएंगे। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। एक ही
चौथा विकल्प देखिए, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखिए, यही मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पर अनुक्रम को अनुक्रम में पढ़ाने की बात कर रहा था, और यहाँ पर क्या कह रहा है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी बच्चे को अल्टरनेट भी सिखाया जाता है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। तो ये होता है क्या चीज़, अनुक्रम असंगति। यानी कि अनुक्रम अगर संगति रहता तब तो एक लाइन से पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। लेकिन असंगति कहने का मतलब कि संख्याएं कैसे भी बच्चे को पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही होगा, यानी ए और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है तो उत्तर भी पॉजिटिव वाला ही होगा। पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, प्रमोटिंग द प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि बच्चे को केवल टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया जा रहा है, उस सेंस में है ये। तो प्रश्न हमसे मैथमेटिक्स के बारे में पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा देखिए, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। देखिए प्राइमरी लेवल का बच्चा कक्षा 1 में है, अब उसको हम अभी से प्रेशर थोड़ी डालेंगे कि आप आजीविका के साधन जुटाने के लिए या फिर रोजगार के लिए आज से तैयारी करिए, नहीं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, परिकलन में शुद्धता विकसित करना। देखिए आज हम बच्चे को अगर ये कहेंगे कि नहीं तुमको सही ही कैलकुलेशन करना है, तो बच्चा डर जाएगा। क्यों डरेगा? क्योंकि अभी बच्चा बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, अभी तो वो पढ़ना लिखना सीख रहा है, तो अभी उससे शुद्धता या फिर कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो मतलब कि गलत भी कैलकुलेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि बच्चा थोड़ा सा इंटरनली मोटिवेशन उसमें जनरेट हो। अगर बच्चे को आज ही आप कहने लगेंगे नहीं बेटा तुमको एकदम सही नहीं उत्तर निकालना है, तो वो डर जाएगा और उसका मन धीरे धीरे उस पढ़ाई से भागने लगेगा। इसलिए ये विकल्प हमारा निगेटिव हो जाएगा। पहला देखिए, बच्चों को गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखिए चौथा वाला ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विकल्प जिसमें बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने की बात करेगा गणित को, वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। क्योंकि एनसीएफ 2005 यही कहता है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए। कैसे? अभी मैंने आपको उदाहरण से दिया कि बच्चे जब कभी दुकान पर जाते हैं तो आप उनको उदाहरण दे सकते हैं कि पहले बेटा आपने 2 टॉफ़ी खरीदा, फिर आपने 3 टॉफ़ी और खरीद लिया, अब आपके पास कितने टॉफ़ी हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने जीवन से इसको कोरिलेट कर पाता है, और जैसे ही जीवन से कोरिलेट करेगा वो उन चीज़ों को मूर्त अवस्था में समझ पाता है, और बच्चे के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित करने की सर्वाधिक संभावना है। दिक् स्थान यानी कि 3D कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, किसमें बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, चलिए पहला दिया गया, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना। संख्या चार्ट, मान लीजिए इस प्रकार से कोई चार्ट पेपर है जिसमें संख्याएं लिखी गई हैं, उसमें से नमूनों को पहचानने की बात की जा रही है, तो क्या ये 3D कॉन्सेप्ट है? नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। सुडोकू पहेली को पहचानना, सुडोकू पहेली, क्या ये 3D कॉन्सेप्ट बच्चे में दिक् स्थान की समझ को विकसित करेगा? नहीं करेगा। चौथा देखिए, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना। दंड आरेख यानी कि इस प्रकार से दंड आरेख बच्चा खींचेगा, तो क्या ये 3D कॉन्सेप्ट है? नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अब यहां पर देख लीजिए, चौपड़ जो आकृतियां होती हैं ये बच्चे के लिए 3D कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। इससे बच्चे दिक् स्थान की समझ को विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त होगा। पहला देखिए दिया गया गिनतारा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाना है। दूसरा दिया गया जियो बोर्ड, ये भी उत्तर नहीं होगा। संख्या चार्ट, ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात करें किजनेयर छड़ें की, तो इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी इस प्रकार से रॉड्स होती हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं भिन्न की संकल्पना। मान लीजिए यहाँ पर टोटल 4 है, और अगर हमने बच्चे को बोला कि बेटा सबसे छोटी वाली जो छड़ है वो पूरी संख्या को कितने बार में रिप्रेजेंट करती है, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये टोटल हमने एक छड़ को सेलेक्ट किया, तो ऊपर अंश में 1 लिखेंगे और कुल छड़ों की संख्या 1 2 3 4 ये नीचे हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार से भिन्न के कॉन्सेप्ट को किजनेयर छड़ों के माध्यम से बताया जा सकता है। विकल्प नंबर 4 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा निगेटिव है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल
महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, गणित पूरे तरीके से तर्क पर ही तो अधिक आधारित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था और ये पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध कहने का मतलब कि हायरार्किकल इन नेचर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बच्चे को मान लीजिए भिन्न पढ़ाना है, तो आप डायरेक्टली भिन्न थोड़ी पढ़ाएंगे, पहले संख्याओं की संकल्पना बताएंगे, उसके बाद से किस प्रकार से एक पूरे पार्ट में से एक पार्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही तो भिन्न बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं श्रेणीबद्ध प्रकृति होती है, यानी कि उससे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाना चाहते हैं उससे जुड़े कॉन्सेप्ट आपको पहले बताना होगा, उससे नीचे वाले कॉन्सेप्ट को बताना होगा, यानी कि एक हायरार्की में ही ये चलेगा। ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप बच्चे को भाग सिखाने लगेंगे, पहले संख्या सिखाएंगे, फिर जोड़ घटाना गुणा, उसके बाद जाकर के आप बच्चों को भाग सिखाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा विकल्प देखिए, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्पेशल वोकैबुलरी होती है गणित की। तो ये भी बात बिल्कुल सही, गणित की शब्दावली आप लोग जानते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग एक तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि अन्य भाषाओं में, अन्य सब्जेक्ट्स में उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कैलकुलस का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ये क्या है, ये शब्दावलियाँ ही तो हैं, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये विकल्प निगेटिव है। गणित प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष उसको बनाया जाता है। जैसे बच्चे को अगर गिनती सिखाना है तो गिनती 1 2 3, ये बच्चे को प्रत्यक्ष थोड़ी दिख रहा है, समान प्रत्यक्ष थोड़ी दिख रहा है। अब बच्चे को जब गिनती सिखाया जाता है तो यहाँ पर बच्चे को 1 बॉल का चित्र बना रहता है, 2 सिखाना है तो 2 बॉल का चित्र बना रहता है, 3 सिखाना है तो 3 बॉल का चित्र बना रहता है। यहाँ पर बच्चे को हमें 1 2 3 सिखाना है। गणित की प्रकृति अमूर्त है, लेकिन उसको हमने वस्तु के माध्यम से, खिलौने के माध्यम से या फिर बॉल के माध्यम से उसको प्रत्यक्ष बनाया है। यानी कि बच्चा अब इसको देख करके इस अंक की कल्पना करेगा। वहीं बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है और कल्पना करने की आवश्यकता होती है। ये चूंकि निगेटिव सेंस में और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक का मतलब जिससे क्रम का ज्ञान हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वह कक्षा में तीसरे नंबर पर आया है या फिर कक्षा में 3rd पोजीशन पर आया है, तो यहां पर क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है कि उससे पहले 2 बच्चे और हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो यहां पर क्रम नहीं पता चल रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, ये भी क्रम नहीं है। इस घर में 3 कमरे, ये भी क्रम नहीं है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, तो ये सही होगा। देखिए क्रम सूचक में क्या होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से हम लोग गिनते हैं, ठीक है। तो ये क्रम सूचक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, यानी कि पहले और दूसरे मंजिल पर कोई और रहता होगा और मेरा जो पोजीशन है, मेरा जो पोजीशन है वो क्रम से दिखाया जा रहा है कि तीसरे नंबर वाले पे मैं रहता हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। तो ये जरूरी नहीं है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी भी आकृति के द्वारा घेरी गई एरिया को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी घेरे गए जगह को। जैसे मान लीजिए ये एक इस प्रकार की आकृति है, तो वो कितना जगह घेर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे। और परिमाप क्या होगा, इसके सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, ये परिमाप होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप भी समान हो, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, तो ये भी गलत होता है। तीसरा देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। परिमाप का मात्रक क्या होता है, वो मीटर या फिर सेंटीमीटर हो सकता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो समान कहाँ हुआ, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि आकृति का आकार किस प्रकार से है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, तो इसका परिमाप कौन निर्धारित करेगा, इसकी आकृति तो निर्धारित करेगी, इसका आकार ही तो निर्धारित करेगा, क्योंकि आकार में क्या होता है, सभी भुजाओं की बात की जाती है और सभी भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी विकल्प शब्द होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो जिस भी विकल्प में ये सभी शब्द हैं वो कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।
क्या कहा जा रहा है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है, एनसीएफ इसकी पैरवी नहीं करता है। दूसरा देखिए, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। केवल शब्द आ गया, आपको तुरंत काट देना है। एक ही विकल्प बचा, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। यह विकल्प एनसीएफ के अनुसार बिल्कुल सटीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ट्रायंगल के बारे में बताना है, पहली बार अवधारणा को समझाना है। तो कैसे आप समझाएंगे एज ए टीचर, हमें बताना है, ठीक है। तो वैन हिल के सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं? आकार को देख करके, उसके भुजाओं को देख करके। यानी बच्चे को मूर्त अवस्था में उसके जीवन से जुड़े हुए चीजों को बताना चाहिए। जैसे कि बच्चे को आप बता सकते हैं कि कोई भी आकृति दिखा करके जो कि त्रिभुज के शेप का हो, आप बता सकते हैं कि ये त्रिभुज की आकृति है। यानी बच्चा जब मूर्त अवस्था में देखेगा, तब जब उसको आप पढ़ाएंगे तो उससे वो कोरिलेट करके अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए एनसीएफ 2005 बच्चों को दैनिक जीवन से मैथमेटिक्स को जोड़ करके पढ़ाने की पैरवी करता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दी जानी चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। जहां पर भी प्राइमरी के पेपर में परिभाषा शब्द दिख जाए, वो कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया। क्यों? क्योंकि परिभाषा जो होता है वो बच्चे को एक तरीके से बिना प्रत्यक्ष दिखाए अमूर्त चीजों के बारे में चिंतन करने के लिए कहता है। लेकिन बच्चे प्राइमरी स्तर पर इतने एक तरीके से उनका मेंटल लेवल इस प्रकार से नहीं होता है कि वो अमूर्त चीज़ों को समझ पाएं या फिर देख करके या फिर सुन करके समझ पाएं। इसीलिए बच्चे को मूर्त चीज़ों से जोड़ करके पढ़ाने की बात की जाती है। परिभाषा में जो शब्द बताए जाएंगे हो सकता है वो बच्चा ना देखा हो, इसीलिए मूर्त उसके दैनिक जीवन से जोड़ने की बात की जाती है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करना चाहिए। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से आपको तुरंत कट कर देना है। तीसरा देखिए, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। आप बच्चे को प्राइमरी लेवल पर केवल त्रिभुज थोड़ी बताएंगे कि केवल त्रिभुज को प्रस्तुत किया जा रहा है, अन्य आकृतियों को छोड़ दिया जा रहा है। यहां पर भले ही प्रश्न ये कहा जा रहा है कि त्रिभुजों की अवधारणा को बताना है, लेकिन बच्चे को ज्यामिति में केवल त्रिभुज नहीं बताना है, उसको सर्किल भी बताना है, उसको स्क्वायर भी बताना है, उसको रेक्टेंगल भी बताना है। ये सभी आकृतियां उसको बतानी है। तो कहा जा रहा है कि केवल त्रिभुज दिखाएंगे, बाकी के विकल्प आकृतियों से दूर रखेंगे। तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये पूरे ज्यामिति की बात कर रहा है। और तीसरा विकल्प क्या कह रहा था? केवल उसको संकुचित कर रहा था त्रिभुज तक। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए भाजक होता है, यहाँ पर संख्या हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे संक्रिया करके यहाँ पर क्या बचता है? शेषफल। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसका शेषफल हमें 5 दिया गया है, ठीक है। और कहा क्या जा रहा है कि इसका जो भाजक है वो शेषफल का दुगुना है। जब शेषफल 5 है तो भाजक कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, यानी ये 5 गुना है इसका, यानी 5 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा इसका भागफल, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि संख्या क्या होगी, तो संख्या कैसे निकालेंगे? तो भाजक का भागफल में गुणा कर देते हैं, तो 10 गुणे 2 20 हो जाएगा और 20 जो आया उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, यानी 25। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 दिया गया है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 5 क्रमागत का दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? x-2, x-1, x+1 और x+2। देखिए 5 संख्या हो गया, इनका योग कितना दिया गया है? इनका योग दिया गया है 20। तो सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 5x बराबर 20, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, x बराबर 4। अब हमसे क्या बोला गया कि प्रथम 3 संख्याओं का योग। प्रथम 3 संख्या कितनी थी? x-2, यानी कि 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, x-1 यानी कि 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा और x+4, तो 4 3 7 2 9। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग जो था जिसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है, उसी को घेर करके आयत बनाया गया है। अब देखिए वर्ग का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तार तो वही है ना तो उसकी लंबाई में घटेगा ना तो बढ़ा ही होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है
144 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे भुजा स्क्वायर होता है, तो इसकी भुजा हमें क्या मिल जाएगी? इसकी भुजा हमें 12 मिल जाएगी। अंडर रूट 144 करेंगे तो 12 मिल जाएगा, यानी वर्ग का भुजा 12 हो गया। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 12 यानी कि 48 सेंटीमीटर। उस वर्ग का जो परिमाप होगा वो 48 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमें आयत की लंबाई दी गई है, आयत की लंबाई दी गई है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और इसका परिमाप किसके बराबर होगा? वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी 48। तो इससे इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लंबाई हमें 16 दिया गया, यानी यल की जगह 16 रखेंगे तो b बराबर 24 माइनस 16 बराबर 8 आ जाएगा। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो लंबाई हमें 16 दिया गया और चौड़ाई 8 हो गया, तो 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे देखिए 8 छक 48, हाथ में 4, 8 और 4 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। देखिए यहाँ पर आप तुरंत भाग दे दीजिए, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए 5/6 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6 अट्ठे 48, 0.8 के आसपास आएगा। ये देखिए 3 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 सत्ते 28, 0.7 होगा। ये 1/2 यानी 0.5 होगा, 2/3 यानी 0.66 आएगा, और 3/5 यानी 0.6 आएगा। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? ये है, और उससे बड़ा कौन सा है? ये है। तो यानी कि पहले 5/6 फिर 3/4। ठीक है, 5/6 फिर 3/4 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।